हम सबकी बॉडी में ना एक 1200 से 1500 ग्राम का एक इनविजिबल ऑर्गन है। इनविजिबल कहना गलत होगा, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन है जिसको गट माइक्रोबायोम बोला जाता है। और कमाल की मजे की बात यह है कि इतना वेट वाला ऑर्गन है, फिर भी हमारी ना एनाटॉमी में, ना फिजियोलॉजी में, ना किसी मेडिकल बुक्स में या मेडिकल स्कूल में इसको पढ़ाया जाता है। इस बारे में भी बात करेंगे क्यों ऐसा है, बट पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लें कि ये है क्या, हमारे लिए क्या जरूरी है, और हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जितने भी डाइटिशियन हम बात करते हैं या डाइट देते भी हैं, इस चीज को भूल जाते हैं मोस्टली। तो गट माइक्रोबायोम की इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं ये कहूंगा कि ये आपकी बॉडी, जो आप अपने आप को मैं बोलते हो ना, आप नहीं हो, आप एक्चुअली एक पैरासाइट हो जो अपनी बॉडी में बैक्टीरिया के साथ रह रहा है। लेट्स प्रूव इट फर्दर। Before we begin, let me introduce myself. My name is Dr. Jayan Sharma, father of two beautiful angels, a fighter pilot aspirant turned homeopathic physician, a COVID warrior. We have treated more than 20,000 COVID patients exclusively with homeopathy, a psychotherapy consultant, an avid ultra marathoner who have completed world highest ultra marathons twice, and a gardening enthusiast who wish to means वर्क्स ऑन की हम अपना खाना खुद उगाएं ताकि बहुत सारे केमिकल से अपने आप को बचाएं जो हमें बीमारियां दे रहे हैं, एंड फाउंडर ऑफ द प्रोत्साहन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत ये वेबिनार किया जा रहा है, जिसका मेन एम है आपकी जो भी आपकी बीमारियां हैं उसको बिना दवाइयों को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे ठीक करें। 15 years of my experience in medicine and active sports along with our modern medical research and वैदिक ज्ञान, यानी जो हमारा सदियों पुराना वैदिक ज्ञान है, उसको उन सब का समन्वय मिला के ये प्रोग्राम बनाया गया है। इसका मेन इशू, मेन जो मुद्दा है या मेन एम है जो इसका, यह है रिवर्सल विदाउट मेडिसिन, यानी कि स्टार्ट हीलिंग, स्टॉप मैनेजिंग योर डिजीज, जो आप लोग आजकल कर रहे हैं। हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, इनकी इंस्पिरेशन से ये प्रोत्साहन प्रोग्राम बनाया गया है। फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनेमैन, इन्होंने 1796 एग्जैक्टली जब 19th सेंचुरी की शुरुआत थी, यानी 1800 से 1900 के बीच में जब होम्योपैथी का बोलबाला था, इन्होंने तब काम किया। और ये एक एलोपैथिक एमडी डॉक्टर थे। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका आज के हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का बहुत कोरिलेशन होगा आज के टॉपिक पे। देन फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसको आज आप एलोपैथी के नाम से जानते हो, सर विलियम ऑस्लर, इनका कहना था कि हमारा मेन एम होना चाहिए फिजिशियन का कि कैसे हम एजुकेट करें मासिस को, लोगों को, कि वो दवाई के बिना कैसे जीवन व्यतीत करें या हेल्थ स्पैन को बढ़ाएं। एंड महर्षि भागवत, इन्होंने ये अष्टांग हृदयम, इनको आप फादर ऑफ मॉडर्न आयुर्वेदा कह सकते हो। इन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे इनकी किताब हृदय संहिता, अष्टांग हृदय संहिता में, और इन्हीं के बहुत से सूत्रों को यूज करके आज की मॉडर्न मेडिसिन के लोग रिसर्च करके मॉडर्न नोबेल प्राइज जीत रहे हैं। तो इस तरह से जो है तो इन सब के हम पूरी स्टॉलवर्ड्स की बहुत इज्जत करते हैं। इन सब की वजह से ही आज हम जो भी कर पा रहे हैं, इन्हीं की नॉलेज दी हुई से हम फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस माइक्रोबायोम के वेबिनार का? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्यों हेल्थ और डिजीजेस में इस गट माइक्रोबायोम का रोल है, और ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता मेडिकल बुक्स में, क्या कारण है कि ये मेडिकल बुक्स में आज तक अपीयर नहीं हो रहा और आज भी नहीं है हमारे मेडिकल बुक करिकुलम में। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे गट माइक्रोबायोम को डैमेज कर देते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हेल्थ की तरफ। इसकी हेल्थ को कैसे बढ़ा के हम इसको जो है हम बीमारियों को, अपनी हेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्यूरीज लेंगे, मैं और डॉक्टर गरिमा। ठीक है, पहले मैं जल्दी से कुछ रिसर्च पेपर शेयर कर देता हूं क्योंकि आप लोगों ने गट माइक्रोबायोम का नाम ही नहीं सुना, तो पहले हम समझ ले कि कहां कहां इन बीमारियों में, किस किस बीमारी में इसका रोल है। ऑलमोस्ट जिस भी बीमारी का आप नाम लोगे सब में इसका रोल पाया गया है। ठीक है, ये तो आपकी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जिसको पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर, डिमेंशिया। देन कम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, अगेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और हमारी इम्यूनिटी को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दीज आर रिसर्च पेपर जस्ट टू मेंशन हियर कि आप किस किस बीमारी में इसका रोल आप देख रहे हैं, कि किस तरह से इननेट इम्यूनिटी को बदल के ये ऑटो इम्यून में बदल सकता है हमारी गलतियों से। और ऑटो इम्यून डिजीज, अगेन ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर,
कैंसर और इम्यूनोथेरेपी जो आज हम ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर गट माइक्रोबायोम के हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है कि गट माइक्रोबायोम एक्चुअली क्या है। अगेन कैंसर कैसे जेनेसिस होता है, उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसमें भी रोल ऑफ गट माइक्रोबायोम पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स छप चुके हैं। हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहता है, कुछ यहाँ हमारे बैच मेंबर्स हैं जो जानते हैं कि कैसे हम पार्टिसिपेंट्स को पहले टेस्ट कराते हैं उनकी बॉडी की इन्फ्लामेशन नापने के लिए, सीआरपी लेवल्स इनडायरेक्टली। और कमाल की बात आप देखेंगे, सेरोटोनिन जिसका आपने नाम सुना है, और एंटी डिप्रेसेंट जितने भी आप लेते हैं उसको एसएसआरआई कहते हैं, यानी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको खुश रखता है, जो आपकी ब्रेन को हेल्थ को मेंटेन करता है और आपको बीमारियों से बचाता है, और वुंड हीलिंग से लेके बहुत सारे इसके ब्रेन हेल्थ, बोन हेल्थ, सब पे इसका इम्प्लीकेशन है। और जो आप एंटी डिप्रेसेंट एंजाइटी को कम करने के लिए रोज खाते हो, अगर सेरोटोनिन लेवल आपका लो हो जाए, जैसे केमिकल लोचा की बात की ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वो वाली बात, तो अगर सेरोटोनिन लेवल आपका डिसरेगुलेट हो जाए तो आपको ये सब बीमारियां हो सकती है, नींद आने में प्रॉब्लम, ओसीडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मेनी डिजीजेस। अल्जाइमर में इसका बहुत बड़ा रोल है। और मजे की बात देखो, ये यूज होता है ब्रेन में, बट 90% ऑफ सेरोटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय योर इंटेस्टाइन, यानी ये गट माइक्रोबायोम जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो गट माइक्रोबायोम की हेल्थ में, और उसके अलावा भी 90% ऑफ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो ब्रेन यूज करता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम में एक इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक पहुंचाते हैं, इन न्यूरोट्रांसमीटर की मोस्टली जनरेशन होती है ब्रेन में नहीं, इस गट माइक्रोबायोम द्वारा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो क्यों गट माइक्रोबायोम इतना इंपॉर्टेंट है। सी, ये कुछ और रिसर्च पेपर है। 50% डोपामिन जो हम पार्किंसोनिज्म में सिंडोपा नाम से बाहर से देते हैं, जिसका कोई रोल नहीं देखा गया कि वो बीमारी को कम करता है या उसके सिम्टम्स को। अगेन प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स, मैं प्रीबायोटिक्स पे ज्यादा फोकस करूंगा आज। प्रोबायोटिक्स तो एक आध टाइप के बैक्टीरिया को बढ़ाता है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एपिलेप्सी, अल्जाइमर, ब्रेन हेल्थ, देखिए हर जगह किस तरह से पार्किंसोनिज्म में कैसे आपकी ब्रेन ब्लड बैरियर जो है उसको बढ़ा देता है, और जो केमिकल्स आप रोज रोज एक्सपोज होते हैं उन सबको ये किस तरह से हमारी जो है, किस तरह से हमारी ब्रेन हेल्थ को डैमेज करके कितने सारे इन्फ्लामेटरी कंपाउंड्स वो देता है, और जिस वजह से ये जो है हमें पार्किंसन जैसी बीमारियां देते हैं। लोगों के हाथ कांपते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, वेरी। एंड सिमिलरली देखिए, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, कितने सारे बैक्टीरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे हैं, और फिर वेगस नर्व के थ्रू ये ब्रेन को पहुंचते हैं और ब्रेन पे अपना काम करते हैं। और अगर ये अल्टर्ड कॉग्निशन, यानी ये सारी बीमारियां, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इतने सारे ये प्रीकर्सर्स को से जो हम खाते हैं अपने खाने से, एसेंशियल अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं इन वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनके बिना हमारा नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे गट माइक्रोबायोम। तो अब समझे आपकी गट का कितना बड़ा रोल है ब्रेन, लंग, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, इन सब की हेल्थ के ऊपर। सिमिलरली ब्रेन, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटेस्टाइन इज आवर सेकंड ब्रेन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन इज आवर सेकंड ब्रेन, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, और यही पिक्चर उसको रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बनते हैं इंटेस्टाइन में, जो ब्रेन में काम करते हैं, और जो हमारा स्ट्रेस है, हमारी एंग्जाइटी लेवल्स है, जो भी हम करते हैं उसकी वजह से हमारी गट हेल्थ खराब होती है। तो एक ये विशियस साइकिल है, और जब आप एंटी डिप्रेसेंट बाहर से देते तो इस विशियस साइकिल को कभी भी नहीं तोड़ पाते। इसलिए जो लोग डिप्रेशन की, एंग्जाइटी गोलियां खाते हैं वो कभी भी उसको बंद नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस गट हेल्थ की बात ही नहीं करता कि इसको इंप्रूव करके हम सेरोटोनिन नेचुरली क्यों नहीं सेक्रेट कर लें। सिमिलरली यू सी कैंसर की जनरेशन भी इससे रिलेटेड है, जैसे हमने रिसर्च पे। तो ये आपके सामने एक पिक्चर है कि बॉडी की हर बीमारी आप देख सकते हो, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी, यानी इस गट माइक्रोबायोम की जो लाइनिंग है ना, बैरियर, उसके थ्रू हमारे केमिकल जो हम सारा दिन खा पी रहे हैं, केमिकल्स को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सुबह उठते हो आप, टूथपेस्ट से लेकर रात को सोने तक आपका मॉस्किटो रिपेलेंट, और उसके बीच में सारा दिन हेयर कलर जो जहर है, सबसे बड़ा कैंसर का कारण। उसके अलावा बहुत से केमिकल्स आपके फूड एडल्टरेंट्स, पैकेज फूड में जो प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, ये सब आपको जो है रोज रोज एक्सपोज हो। आप 3 बार खाना खाते हो तो 3 बार एक्सपोज हो, 5 बार चाय पीते हो तो 5 बार एक्सपोज हो। तो जितनी ज्यादा एक्सपोजर आप दे रहे हो, आपकी इंटेस्टाइन परमेबिलिटी, उसकी ये बैरियर लाइनिंग है। जब ये इंटेस्टिनल परमेबिलिटी बढ़ती है तो फिर वो केमिकल सीधा ब्लड में जाते हैं, और ब्लड से फिर वो इन्फ्लामेशन करते हैं।
इतना बड़ा रोल है इस गट माइक्रोबायोम हेल्थ का। इसके अलावा सीबो, सब एक्यूट इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, मींस अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तभी आपने देखा होगा जब आपको स्टमक इन्फेक्शन होती हैं तो डॉक्टर्स आजकल वो प्रोबायोटिक सेशेस भी दे देते हैं, इकोनॉर्म है, कैरम है, अलग अलग टाइप के। उसमें क्या है, एक टाइप का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, बट हमारे गट में 500 से 700 किस्म के डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं जो बहुत हमारे लिए कारगर हैं, फायदेमंद है। और डिसबायोसिस का मतलब जब इनका रेगुलेशन खराब हो जाता है, खराब बैक्टीरिया बढ़ गए, अच्छे कम हो, तो हमारी हेल्थ खराब होनी शुरू होती है। अब इंपॉर्टेंट बात होती है, जब इतना सब इसका बड़ा रोल है तो ये क्यों मिसिंग है मेडिकल स्कूल से? हम डॉक्टर को पढ़ाया क्यों नहीं जाता? चलो खैर नहीं पढ़ाया जाता तो हम तो पढ़ लें। आज हमने तो पढ़ाई की, हमने रिसर्च की, हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम डाइट में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपने सुना होगा रोकोफेलर के बारे में। ही इज द मतलब सबसे रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड के। इनकी रोकेफेलर फाउंडेशन भी है यूएस के। ही वॉज द ऑयल टाइकून। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पहली इलेक्ट्रिक कार कब आई होगी। सोचे, पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई थी 1830 में और 1870 तक वो मार्केट में यानी रोड पे आ गई थी, प्रैक्टिकल हो गई थी। सोचिए, आज से 150 साल पहले अगर ये जो ट्रांजिशन आज आप देख रहे हो, अभी आई एम ड्राइविंग ए इलेक्ट्रिक कार सिंस 10 ईयर्स। आप लोगों ने तो तब शायद सुना भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक कार के बारे में। मैं 10 साल से एक इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँ, रेवा E2O, और आज भी वो कारगर है, काम कर रही है। तो अगर हमने 150 साल पहले इलेक्ट्रिक कार्स को पे मूव कर रहा होता तो आपका एनवायरनमेंट सोचो कितना बढ़िया होता। आज आप जो जितना आप पोल्यूशन देख रहे हो कितना कम हो गया होता उसी वक्त। और सोने पे सुहागा हो जाता अगर टेस्ला, निकोला टेस्ला, जो एक बहुत ही बड़े एथिकल साइंटिस्ट कहूंगा थे, उन्होंने फ्री बिजली की इजाद करने की कोशिश सक्सेसफुल हो गई थी ऑलमोस्ट। लेकिन क्या होता, क्या है ना, इस दुनिया का जो नियम है ना, साइंटिस्ट और साइंस हमेशा हार जाता है पैसे के सामने, क्योंकि इसकी सारी रिसर्च फंड होती है बाय बिग लार्ज वेल्दी बिजनेसमैन। और अगर मोस्टली अगर देखा जाए, वैसे तो मैं नहीं बोलना चाहिए, एक्सेप्ट 1% ऑफ देम, उसके अलावा स्पेशली वेस्टर्न वेल्दी रिच बिजनेस टाइकून्स, जब वो फिलेंथ्रोपी पे आते हैं यानी कि चैरिटी पे आ जाते हैं, तो उनसे बड़ा डेंजर इस दुनिया के लिए कोई नहीं होता। ठीक है। जेपी मॉर्गन, आपने सुना होगा, मॉर्गन स्टैनले दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है इस वक्त। मॉर्गन, जेपी मॉर्गन इनके फंडर थे निकोला टेस्ला के, और अचानक उन्होंने अपनी फंडिंग खींच ली, क्योंकि अगर ये फ्री टेस्ला फ्री बिजली दे देता तो किसको फायदा होना था? किसी को नहीं। और फिर इलेक्ट्रिक कार अगर आ जाती तो रोकोफेलर का तेल कौन खरीदता? ठीक है ना। तो ये ऑयल फंडिंग। और उसके बाद जो आपके मेडिकल फील्ड में क्या हुआ, आज जो भी मेडिकल करिकुलम आप फॉलो कर रहे हो ना, आज की डेट में जो हम मेडिकल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, इसका इजाद, इसके बेसिस के पीछे है ये अगेन एक स्टील टाइकून है। इन्होंने रोकोफेलर को भी पीछे कर दिया था पैसे कमाने के उसमें। तो ही वॉज द रिचेस्ट अमेरिकन। तो क्या किया इन्होंने, एंड्रयू कार्नियर जी ने, इन्होंने एक रिपोर्ट फंड की जिसे फ्लेक्सनर रिपोर्ट कहते हैं। ये 1910 में पब्लिश हुई थी। मैंने आपको बताया ना 1800 से 1930 तक होम्योपैथी का बोलबाला था। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, इवन आज की हमारी सबसे बड़ी जो फार्मा कंपनी है बोरिक एंड टफेल, इसका भी जन्म यूएस में हुआ था। तो यूएस और यूरोप में होम्योपैथी, कायरो प्रैक्टिशनर्स, नेचुरोपैथिक डॉक्टर्स, हर्बल मेडिसिन, इन सब का बहुत बोलबाला था। और इन सब के फाउंडर मोस्टली एलोपैथिक एमडीज थे। तो फिर उनको जब लगा कि भाई हमारी एलोपैथी में कुछ नहीं है, इस वक्त वेस्टेज है, हम नुकसान पहुंचा रहे, तो उन्होंने मूव किया टू अल्टरनेटिव थेरेपीज। बट 1930 के बाद धीरे 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 वेस्टर्न वर्ल्ड में होम्योपैथी खात्मा होगी। इंडिया में उसका बोलबाला बढ़ा उसके बाद, और आज तो पीक पे आ गई मैं कहूंगा। इसी तरह से ये सारी अल्टरनेटिव थेरेपीज 1930 के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। और इंश्योरेंस का बोलबाला हो गया वेस्टर्न कंट्रीज में। बिना इंश्योरेंस के आप वहां डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते किसी, क्योंकि डॉक्टर की फीस इतनी हाई है वहां पे। और ये इंश्योरेंस कंपनी ने इन सबको फंड करना बंद कर दिया। मतलब वो बोलते हैं कि हम होम्योपैथी डॉक्टर और इन सब के पैसे आपको नहीं देंगे, इस वजह से इनका धीरे धीरे खात्मा। और ये फ्लेक्सनर रिपोर्ट जो इन बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स ने की, ये कहती है कि होम्योपैथी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ऑस्टियो एक्लेटिक मेडिसिन सब झूठ है।
सब फ्रॉड है और इसको बंद कर देना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल फ्लेक्शनर रिपोर्ट ने सारी मेडिकल करिकुलम का बेसिस बनाया यूएस में, और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए सारे मेडिकल करिकुलम को बदल दिया, जो आज आपके सामने आप देख रहे हो कि हम टेस्ट देखें, दवाइयां देखें। और जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप रिफाइन करते हो तो बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स वेस्ट पैदा होते हैं, और ये जितनी भी आप मेडिसिन देखते हो ये सब पेट्रोकेमिकल वेस्ट के बेसिस पे बनती है। तो आज की डेट में आप जितनी मेडिसिन खा रहे हो सब पेट्रोकेमिकल डिराइव्ड है, और इससे फायदा किसका होना था? रॉकफेलर का और एंड्रयू कार्नेजी का। तो इन सब के बारे में, और रिसेंटली आप देखिए ये रिपोर्ट छपी है द गार्डियन में, आप पढ़ सकते हैं कैसे रॉकफेलर एंड गेट्स फाउंडेशन, ये बहुत रिसेंट आजकल के जो फिलेंथ्रोपिस्ट अपने आप को कहते हैं, कैसे ये जीन एडिटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में। कैसे, क्या अगर इनकी कोविड वैक्सीन इतनी कारगर थी, आज आप देख रहे हो ना कितनी यंग हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, आपने कैसे पॉलिसी ड्राइव कर दी, कैसे जबरदस्ती? बॉडी मेरी है, आप कौन होते हो मेरे को कहने वाले कि आप कोविड वैक्सीन लगाओ? जबरदस्ती है क्या? आप कैसे कह सकते हो पार्क में पुलिस वाले आके डंडा मार देते कि आप पार्क में नहीं घूम सकते? इसीलिए इनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए फॉरेन में। अगर आपकी इतनी खतरनाक, मतलब इतनी इफेक्टिव वैक्सीन है आपकी, तो हम अनवैक्सीनेटेड से आपको क्या डर है? फिर आपकी तो वैक्सीन आपकी लगी, आप बचाओगे, है ना? और अब आप देख रहे हो जब ये डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी टू ए वेरी बिग पॉपुलेशन, और आपको साइंटिफिक जार्गन फेंक दिए गए आपके सामने कि भाई हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब आप देख रहे हो उसका असर धीरे धीरे, कितनी ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ गई हैं इन रिसेंट 2 years, कितनी डायबिटीज बढ़ गई है, कितने हार्ट अटैक के यंग डेथ्स बढ़ गई है ड्यू टू दिस वैक्सीन। इसका फायदा किसको हुआ? क्यों? ये बिजनेस टाइकून्स जिनका एक भी पैसे का नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड का, हम इनको अलाउ कर देते हैं टू डिराइव द पॉलिसी जस्ट बिकॉज दे हैव ह्यूज वेल्थ, एंड इसीलिए स्टेट्स इन्हीं की डिराइव्ड पॉलिसीज को फॉरवर्ड कर देते हैं। और हमारा फ्रीडम, जो मेरी बॉडी है, इस पे मेरा फ्रीडम होना चाहिए। मैं और मेरी फैमिली ने कोविड वैक्सीन नहीं लगाई है, वैसे मैं आपको ये बता दूं, और माय बोथ ऑफ माय डॉटर्स आर आल्सो कंप्लीटली वैक्सीन फ्री एक्सेप्ट ए बीसीजी जो उनको लेबर रूम में लग गया था। ऐसे कुछ आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं माइक मैगी के द्वारा। ही सेड फ्रॉम स्नेक ऑयल टू बिग मनी, हाउ अमेरिकन फार्मा का ये ब्लैक स्पॉट है। ठीक है, स्नेक ऑयल की बात इन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन के ऑयल से की है। अगेन दिस इज ए रिसर्च थीसिस सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा। अब देखिए कैसे ये बता रहे हैं कि कैसे रॉकफेलर और गेट फाउंडेशन सारी गवर्नेंस को, ग्लोबल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पॉलिसी बनाने में इनका हाथ है। अब चलो मुद्दे पे आते हैं वापस। ये तो समझ लिया क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन हम तो पढ़ाई करें ना, हमें तो पता है, हमें तो नॉलेज चाहिए ना गट माइक्रोबायोम की, तो हम तो पढ़ लें एटलीस्ट, कि हमें तो अपने बीमारियों को हम बचा पाए। ये काफी कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, और हो सकता है ये यूट्यूब कभी बाद में डिलीट भी कर दे। चलिए, इलिया मिकनिकोफ, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था फैगोसाइटोसिस बताने, जो आपके न्यूट्रोफिल्स है ना, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यूनिटी की, जो जाते हैं वायरसेस, फंगाई और बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ये इन्होंने दर्शाया था, इन्होंने प्रूव किया था, और इनको इसके लिए 1907 में फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इलिया मिकनिकोव ने क्या किया था, बाद में कोलेरा बिफोर जब उनको मिला नोबेल प्राइज, उससे बहुत पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही वॉज अ वेरी इंक्विजिटिव माइंड। तो फ्रांस में 1892 में कोलेरा एपिडेमिक आया, कोलेरा जो नॉर्मल दस्त करता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया, इन्होंने कोलेरा ब्रोथ खुद पी ली, और जहां इतनी महामारी फैली थी इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक रहे। बट क्योंकि एक अच्छे साइंटिस्ट को रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, तो इन्होंने उसका सैंपल साइज बढ़ाया, इन्होंने अपने कुलीग को भी वो पिलाई कोलेरा ब्रोथ, और वो भी ठीक रहा। ऐसे इन्होंने और कुलीग इंक्लूड किए। अब तीसरे कुलीग को जब पिलाई तो बहुत बुरी तरह बीमार हो गया, डेथ बेड पे पहुंच गया, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने ये इंटरप्रिटेशन निकाला इस बात से कि कुछ लोगों की गट माइक्रोबायोम में इतने अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कोलेरा के बैक्टीरिया से कंपीट करते हैं और कोलेरा को बढ़ने नहीं देते, और कुछ का गट माइक्रोबायोम वीक होता है डिपेंडिंग ऑन उनकी हैबिट्स, जैसे वो जिए। तो इनका मानना था कि बैक्टीरिया हमारे दोस्त हैं, हमें बैक्टीरिया को बचा के रखना चाहिए। बट उस समय के डॉक्टर्स बैक्टीरिया को दुश्मन मानते थे, और इवन इतना कि कई लोगों तो बीमारियों में बहुत लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को रिमूव भी कर देते थे सर्जन्स। और
इलिया मैकनिकोव, वही क्रिटिकल टाइम जो मैंने बोला, 1916 में इनकी डेथ हो गई। अब 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट आपके सामने आ गई। ये इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उस वक्त की इनकी रिसर्च की एक फोटो है कि ये कोलेरा कैसे कंपीट कर रहा है बाकी बैक्टीरिया से जो गट माइक्रोबायोम है। अब 1916 में इनकी मृत्यु होगी। 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट आ गई जिसको फंड किया इन सब अमीर लोगों ने। एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हो गए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होने वाली थी, उसमें एंटीबायोटिक को धड़ल्ले से, जैसे वेपन इंडस्ट्री अपने आप को वॉर्स को बढ़ाती है ना, उनका फायदा वॉर्स कराने में ही है, वैसे ही एंटीबायोटिक्स को बेचने में ही फार्मा कंपनी का पैसा उस वक्त था। पेनिसिलिन आई थी, सिजेरियन सेक्शंस कॉमन हो गए थे, डाइट्स हमारी वेस्टर्नाइज हो गई थी, सारी पैकेज फूड शुरू हो गया था, स्केलेबल मील्स आ गई थी जिसको हम स्केल कर सकते हैं, ठीक है, बड़े मात्रा में, जैसे मैकडोनल्ड्स का इजाद हो गया, केएफसीज आ गए, और हमने बैक्टीरिया को अपना दुश्मन मान लिया, जगह जगह स्टरलाइजर्स और ये लगा दिए। जैसे अभी रिसेंट भी आप देखते हैं, मैंने एक पैसा भी नहीं खर्च किया अपने क्लिनिक में फॉर दीज स्टेरलाइजर्स जो आपने अपने बैक्टीरिया मार दी, ठीक है। अब 2-3 पाउंड यानी कि 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपकी बॉडी में 1 ट्रिलियन to 10 ट्रिलियन सेल्स है, मतलब आपकी बॉडी से 10 गुना सेल्स सिर्फ इस गट माइक्रोबायोम में है, और आप इतने घमंड से मैं शब्द का यूज करते, तो आप मैं नहीं हो, आप इस बैक्टीरियल कॉलोनी में रहने वाले एक छोटे से पैरासाइट हो। आपके सेल्स तो इससे 1/10 हैं सिर्फ नंबर में। तो हमारी जो हेल्थ है इनकी हेल्थ पे डिपेंड करती है, बिकॉज हमारी बॉडी का नंबर ऑफ सेल्स यही है एक्चुअली। अब इनकी इलिया मैकनोवी की जो रिसर्च 100 साल तक गुम गई, और हमने एंटीबायोटिक और इसका इजाद कर दिया और बढ़ा दिया ताकि बीमारियां भी उस हिसाब से बढ़ गई। तो इनकी रिसर्च को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया। एक इंस्टीट्यूट है एपीसी माइक्रोबायोम आयरलैंड में इंस्टीट्यूट है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबायोम पे ही रिसर्च करते हैं, और इंटरफेसिंग फूड एंड मेडिसिन, कैसे दवाइयों को और फूड को इंटर रिलेट करके हमें बीमारियों को ठीक करना है। ये वहीं के एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो हैं। इनका मानना है, जैसे इन्होंने बोला, कैसे फर्मेंटेड फूड और वीगन डाइट हमारे गट माइक्रोबायोम और ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने जो एक माइस लिया, माइस तो इनहेरेंटली कैट से डरता है ना, आपको पता ही है। इन्होंने उसकी गट में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की कॉलोनी को इंजेक्ट कर दिया आर्टिफिशियली माइस की, और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई कैट्स के अंदर बहुत मात्रा में पाया जाता है, और कैट्स उसका नेचुरल होस्ट होती है टॉक्सोप्लाज्मा, और उसको वो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। वैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बहुत सिवियर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन कर देता है। तो ये देखा गया इनके एक्सपेरिमेंट में, जैसे उन्होंने इंजेक्ट किया ये, उसके बाद माउस का डर निकल गया कैट से, और वो उसके सामने लड़ने से पहुंच गया। बट ऑफ कोर्स कैट को क्या फर्क पड़ता है उससे, कैट का तो वो खाना बनना ही था। तो आप समझ सकते हो कि थोड़े से बैक्टीरिया के चेंज करते ही इवन इनहेरेंट जो आपके डर हैं, जो एवोल्यूशन से आपके साथ हैं, वो भी खत्म हो सकते हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हमारा गट माइक्रोबायोम और ब्रेन बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड है। कैसे हैं, उसके पीछे एनाटॉमिकल 4 चीजें हैं। एक है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, यही हमारी हार्ट रेट बढ़ाती घटाती है, यही हमारे को स्ट्रेस में सारा रिस्पॉन्स इसी का होता है। उसके बाद न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बताया, वो न्यूरॉन्स के थ्रू इंटेस्टाइन से ब्रेन तक पहुंचते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर इटसेल्फ, एंड देन इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून मॉड्यूलेशन भी इंटेस्टाइन के सेल्स के साथ ही होती है। एंड जैसे मैंने बोला, धीरे धीरे एवोल्यूशन के दौरान ये माइक्रोबायोम्स के जो जीन्स हैं, ये हमारे जीन्स के साथ मिल गए हैं। तो आप अपने आप को मैं कहना छोड़ दो, आज से आप एक इस कॉस्मिक वर्ल्ड का एक छोटा सा हिस्सा हो, जो कि एक पैरासाइट की तरह इस बॉडी में बस जी रहा है। यही है ना भगवत गीता में लिखा, हम सब एक इंटरकनेक्टेड लोग हैं। खैर वो एक अलग इशू है। हमारे ह्यूमन जीनोम में 20,000 जीन है, और इस माइक्रोबायोम के टोटल जीन्स को हम अगर काउंट करें सभी बैक्टीरियाज के, तो ये हमारे जीन से 10 से 100 गुना तक हैं। तो आप समझ लो आपका जीनोम कितना छोटा सा हिस्सा है इस पूरी बॉडी में। और इसीलिए जो डाइट आप खाते हो इस माइक्रोबायोम को चेंज कर सकती है, और आपके डीएनए को भी चेंज कर सकती है, समझ रहे। तो और उसके बाद जो आपकी गलत डाइट है, वो क्योंकि आपके डीएनए में चेंजेस ला रही है, तो आपके आने वाली जनरेशंस के भी डीएनए को बदल सकती है, आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशंस की भी बीमारियां और हेल्थ को डिसाइड करती है। क्योंकि इसके पीछे भी एक रिसर्च है, आपकी जो टीलोमेयर लेंथ है जो आपके क्रोमोसोम की, वो कम होती जाती है खराब खाने से, गलत आदतों से। तो टीलोमेयर लेंथ, टीलोमेयर्स के ऊपर ही हमारे जीन्स होते हैं। जैसे जैसे टीलोमेयर लेंथ कम होगी, आप अपने फ्यूचर जनरेशंस को भी बीमारियां देंगे।
तो आपकी मेहनत आज की आपकी फ्यूचर की बच्चों की बीमारियों को भी दूर करती है। बट ये कोई बुरी खबर नहीं है, ये तो एक एम्पावरिंग न्यूज है कि कैसे हम सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस कर दे अपने डाइट में तो अपना और अपने आने वाली जनरेशन की बीमारियों के जीन्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं, बीमारियों से बचाने वाले जीन्स को स्विच ऑन कर सकते हैं। और इसी फील्ड को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। मैं हमेशा एपिजेनेटिक्स पे ध्यान देता हूं क्योंकि जीन्स को तो आप वैसे भी नहीं बदल सकते, तो वो तो एक हारी हुई सोच है, बट एटलीस्ट उन जीन्स को स्विच ऑन और ऑफ करना तो आपके हाथ में, तो बदलिए अपनी आदतें। एपिजेनेटिक्स उसी आदतों की स्टडीज को कहते हैं, कैसे आपकी आदतें आपके जीन्स को ऑन और ऑफ करती हैं, इस बारे में हमें जानना है चाहिए और इसी पे काम करना चाहिए। दिस इज ए एमर्जिंग फील्ड, पिछले 10 साल में इस पे बहुत रिसर्च हो रही है और एपिजेनेटिक्स का फील्ड इसको कहते हैं। अब आज का मेन मुद्दा कि क्या फैक्टर है, क्यों हम गट माइक्रोबायोम को कैसे डैमेज कर रहे हैं। चलिए, एक तो सबसे पहला इसमें इशू आता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसका वीडियो मैंने कल रात को ग्रुप पे भी डाला था, ये पहले पूरा डिटेल में हम वेबिनार कर चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं उसको दोबारा, लिंक हमने ग्रुप पे शेयर किया हुआ। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये 5 तरह की चीजें इंक्लूड है, 5-6 चीजें। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड ग्लूकोज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डिसलिपिडीमिया, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर नीचे, और आपका वेस्ट साइज। इन सब चीजों को तो आपने इतना इजीली एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये फार्मा जो रोकोफेलर फाउंडेशन है, जो इसकी फार्मा लॉबीज हैं, जो आपको बेचनी है दवाइयां, इसने इतना एक्सेप्टेंस दे दिया इन सब बीमारियों को, तो आप तो इसके ऊपर काम करना ही छोड़ चुके हो। आप एक्सेप्ट कर लियो कि हारी हुई सोच है कि भाई ये हमें रहनी है, हम इंसुलिन पे रेजिस्टेंस पे काम करेंगे ही। मोटापा तो कोई बात नहीं, हम प्लस साइज कपड़े बना लेंगे, वी विल नॉट बॉडी शेम एनीबॉडी। ये एक वर्ड आ गया, बॉडी शेमिंग। अरे क्यों भाई, जब मोटापा है, बीमारी है, तो उसको शेम करो ना, एटलीस्ट उसको रियलाइज तो हो कि उसको मोटापे पे काम करना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस तरह का हम बॉडी स्ट्रक्चर लेके घूमते रहते हैं और बहाना देते हैं कि भाई हम एज होगी, एज है तो एज के साथ फैट जमा। क्यों होगा जमा भाई फैट? तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको सारी बीमारियां दे रहे हैं, कैंसर से, पीसीओडी से, हार्ट डिजीज से, लिपिड, जो मर्जी नाम ले लो, 90% बीमारियों में, हर लाइफस्टाइल डिजीज के पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हाथ है। ये इनकी ब्रॉड कैटेगरी है, इन सब पे हम बहुत डिटेल कर चुके हैं, आप वो वीडियोस बिल्कुल देखिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और ये 7 मेन कॉजेज हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस करती क्या है? ये आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका शुगर बहुत पसंद है ना, आप सबको मीठा खाने का तो भाई बहुत मन करता है खाने के बाद, और वो भी प्रोसेस सारा। ये सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, जितना आपको कुर्सी से प्यार है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, जो आपके खाने में ना चाहते हुए भी एडल्ट्रेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। स्ट्रेस, जो आज एक पार्ट बन गया नॉर्म। हाइपरग्लाइसीमिया, जो मैंने बात की, एंड इन्फ्लामेशन, जो हम बहुत, जब भी हम बैचेस में इंडक्ट करते हैं लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को, उनके टेस्ट कराते हैं जिसमें हम इन्फ्लामेशन भी नापते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नापते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया भी नापते हैं। इसके पे काम किए बिना आप किसी के आप माइक्रोबायोम को और माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक नहीं कर सकते। तो हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे जितने नए सेल्स बनते हैं, उनको डैमेज मिलने की वजह से हमें ट्यूमर्स होते हैं। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो आप खाना खा रहे हो वो सब न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है। एंड फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जो आपको जीन एंड एजिंग के साथ ऑल्सो, बट इसको रिवर्स किया जा सकता है। अब आपकी जो रोज की आदत है, टाइम पास आपका फेवरेट, जो आप चीनी और लैक्टोज जो दूध में है उसमें, और फिर दूध के सारे केमिकल जो हार्मोन्स उसके साथ आते हैं, कितना प्यार से आप 2-2, 3-3 बार पी के अपने आप के गट माइक्रोबायोम को और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज दे रहे हो। सिमिलरली आपकी फेवरेट खाने के बाद की आइसक्रीम है ना, इसीलिए जो आइसक्रीम बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, ये एग्जांपल मैं बहुत बार देता हूँ, बास्किन रॉबिन्स, इनके फाउंडर ने अपने सारे शेयर शोर बेच दिए हैं। ये एक आइलैंड पे अपना घर लेके अपनी खेती बाड़ी खुद करके वीगन डाइट को, वो भी रॉ वीगन डाइट को सपोर्ट करते हैं। कई किताबें भी लिखी हैं कैसे इन्होंने अपनी, क्योंकि इनके परिवार में बहुत सी डेथ हुई इन्हीं बीमारियों से, यही रोकोफेलर फाउंडेशन की फार्मा लॉबीज के, तो अभी उसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये देखिए, गट माइक्रोबायोम कैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये रिसर्च पेपर जो मैंने बात की उसके सपोर्टिंग में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम गट माइक्रोबायोम को कैसे इंटर रिलेट करता है, कैसे डैमेज करता है, और फिर गट माइक्रोबायोम का डैमेज उसी मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ा देता है। तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। लीकी गट सिंड्रोम, जो मैंने बात की ना, इंक्रीज इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी, जो आप केमिकल्स खा रहे हो, जो आपके खाने के थ्रू जा रहे हैं इंटेस्टाइन तक, केमिकल्स को आज की डेट में शायद निजात पाना इम्पॉसिबल है। कम कर सकते हैं लेकिन निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन वो केमिकल आपके खून में ना जाए, ये हम कर सकते हैं। कैसे? अपने गट माइक्रोबायोम की लीकेज को रोक के। तो ये जो मैंने पहले भी ये शेयर किया, इंटेस्टिनल परमेबिलिटी जो है, इन सभी बीमारियों का लिंक है।
क्या क्या चीजें इंटेस्टिनल परमेबिलिटी को और इस गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाती है, ये आपके सामने। इथेनॉल यानी अल्कोहल का रेगुलर यूज, ग्लूकोज जो चीनी आप खाते हैं, फ्रक्टोज जो आपके कॉर्न सिरप में आपको आता है ना आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में जो मिलता है, बाइल एसिड जितना आप एसिडिटी प्रोड्यूसिंग फूड खाते हो, जितनी आप बाहर का खाना ऑयली फूड और जितना वो बैड जो रिपीटेडली तेल को तला जाता है, साथ में बाइल एसिड्स और भी चीजें, जितना भी एसिडिक खाना आप खा रहे हो, एल्कलाइन डाइट नहीं एसिडिक, वीगन डाइट एल्कलाइन होती है मोस्ट, एंड द इमल्सिफायर्स जो आपके आइसक्रीम में, सारे प्रोसेस्ड फूड में, फूड एडल्टरेंट्स, आर्टिफिशियल फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स, ये सब डैमेज पहुंचा रहे हैं। और क्या क्या इसको सपोर्ट करता है? हाई फाइबर डाइट जो हमारी बिल्कुल डाइट में है नहीं, जो हमारे कच्चे रॉ सैलड में होते हैं जो हम खाते ही नहीं है, इस पे बारे में अभी बात करेंगे जब डाइट सुधारने की बात करेंगे। और एंथोसाइनिन्स, ये वो एल्कलॉइड्स हैं जो कलरफुल वेजिटेबल्स, बीट रूट जितने भी रंगीन है, पर्पल कैबेज, लाल साग एमरंथ एंड कैरेट्स, मोस्ट ऑफ द कलर्ड फूड एंड वेजिटेबल्स, कलर्ड फूड पेपर्स, कैप्सिकम्स, इन सब में ये होता है। एंड म्यूसिन, ये लिख रहे हैं म्यूसिन, जो मैंने बैरियर की बात की, म्यूसिन प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स जैसे एलोवेरा एंड अदर्स, वो मैं और डिटेल में बात करूंगा डाइट। तो ये सब बढ़ाता है। इसके बाद आ जाता है जो आपका स्टेपल फूड है, वीट। इस पे भी वीडियो मैंने शेयर किया है, इसका भी डिटेल, लेकिन आज ब्रीफ में बात करूंगा कैसे हमने वीट की क्वालिटी को चेंज कर दिया विद मॉडर्न मेडिकल रिसर्च। अगेन जीन एडिटिंग, वीट इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ये मान लीजिए, बट जेनेटिकल मॉडिफाइड प्रोडक्ट को डिफाइन किया 1986 में, 1990 में इसके रूल्स फॉर्मुलेट हुए। बट ये जो वीट है, ऑफकोर्स हमें हंगर को मिटाना था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना था, तो 1960 में मैक्सिकन वीट बाय डॉक्टर बोरलैंड यहाँ पे लेके आए, जिसके बीज की क्वालिटी ऐसी थी कि उसने हाई ग्लूटन, लॉन्ग एसिड, लॉन्ग चेन ग्लूटन, पहले वाले आटे में जो हमारा वीट था, नेटिव वीट था जिसे इंडियन ड्वार्फ वीट कहते हैं, उसके आटे में जो ग्लूटोन मॉलिक्यूल था वो मात्रा भी कम थी, ग्लूटन वर्सेस ग्लाइडिन की, ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वीट में। दूसरा, ग्लूटन की लेंथ कम थी, वो छोटे मॉलिक्यूल्स थे, आसानी से पचते थे। अब ये बड़े मॉलिक्यूल्स आए, क्योंकि आप चाहते हो आपकी रोटी नरम बने, लचीली बने, जो नान आप लंबा लंबा खींचते हो, वो इसी वजह से। तो जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, उसके बाद ये वीट हमेशा नाइट्रोजन मांगता है, पेस्टिसाइड्स मांगता है, इसके लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर चाहिए। इनकी वजह से अब ये वीट जो है हमारे मॉडर्न, हमारे को इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज हो गई है, हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस दे रहा है, हमारे गट माइक्रोबायोम को डैमेज कर रहा है। इसी वजह से ये रिसर्च पेपर आपके सामने, कैसे ये एलर्जीज को भी बढ़ाता है। ग्लूटन, ग्लूटन एलर्जी बहुत कॉमन होती जा रही है, वीट एलर्जी आप देखेंगे हमारे देश में भी बहुत बच्चों में होने लगी। और कैसे सीलक डिजीज तो होती है एक, जिसमें वीट एलर्जी पक्का पता है, बट एक होती है नॉन सीलक ग्लूटन सेंसिटिविटी, और ये देखा गया है कि 70% अमेरिकन में ऑलरेडी ये आ गई है। इस तरह से ये जीन एडिटेड प्रोडक्ट्स, और अब बिल गेट्स का नया जो पुश है टुवर्ड्स ऑल द एग्रीकल्चर, ही वांट्स टू चेंज द एग्रीकल्चर, ही इज बाइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड्स इन यूएस एंड वेरियस अदर कंट्रीज, और वो उसको पुश कर रहे हैं कि जीन एडिटेड प्रोडक्ट, जीन एडिटेड बीज हम देंगे। और आप देखेंगे आज की डेट में आपको, आप मार्केट जाके बीज लेना चाहोगे, हाइब्रिड बीज ही मिलते हैं, आपको देसी बीज मिलने ही बंद हो गए, तो धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। और ये देखिए ग्लूटन सेंसिटिविटी जिसकी मैंने बात की, इस तरह से वो आपको गट को डैमेज कर रहा है। इसीलिए हम अपनी प्रोत्साहन डाइट में वीट का मात्रा डिक्रीज करके मिलेट्स पे स्विच करते हैं। अब ये एक कंपैरेटिव आपके सामने फोटोग्राफ है, लेफ्ट में आपको दिख रहा है जो जो चीजें हमारी गट परमेबिलिटी को कम करती है, माइक्रोबायोम की हेल्थ को इंप्रूव करती है। इसमें बहुत सारे विटामिन जिनकी आपको कमी है, विटामिन डी सबका ही कम आता है, B12 कम आता है, ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफैन, विटामिन ए जो गाजर में बहुत है, आंवला में बहुत है, फाइबर जो आप बिल्कुल नहीं खाते, एंड क्या क्या डैमेज करता है जो आप रोज खाते हो, ग्लूटन एंड ग्लाइडिन, वीट, उसके बाद इथेनॉल, बाइल एसिड जो आपको बड़ा तला भुना खाना पसंद है, फैट, सारा खराब फैट जो एनिमल डिराइव्ड फैट खासकर मीट में भी होता है, देन देयर यूर इमल्सिफायर जो आपको रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड दिस लास्ट नेल इन द कॉफिन जो ये ड्रिंक्स में आपके आजकल रोज के ड्रिंक्स में फ्रक्टोज सिरप आ गया ना, जिसको आप शुगर फ्री के नाम से भी, सुक्रोलोज, फ्रक्टोज, ये आ गए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस तरह से, एक थिन माउस लिया एक्सपेरिमेंट, उसको शुगर नहीं खिलाई, आर्टिफिशियल स्वीटनर दिए तो वो मोटा हो। ये सुक्रोलोज की बात हो रही है जो आपकी बहुत फेमस शुगर फ्री के नाम से आप खाते हो। अब क्या कि फर्दर ले गए इस एक्सपेरिमेंट को, अब इस मोटे माउस की इंटेस्टाइन को निकाल लिया
और एक थिन माउस में इसकी इंटेस्टाइन को, क्योंकि इसके गट माइक्रोबायोम को उस आर्टिफिशियल स्वीटनर ने चेंज किए थे, तो इन्होंने उसको ट्रांसप्लांट कर दिया एक इस थिन माउस में। लेकिन इस थिन माउस को उन्होंने जो है शुगर नहीं दी, फिर भी शुगर प्रोडक्ट्स नहीं दिए उन्होंने। तो भी देखा गया कि ये सिर्फ उस ट्रांसप्लांट की वजह से मोटा हो गया। यानी कि अगर आपने अपने गट माइक्रोबायोम में चेंजेस कर दिए हैं खराब डाइट से, तो वो भी आपका वेट नहीं कम होने देंगे, और आप फिर यही आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी दोगे। तो गट माइक्रोबायोम को कैसे प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, अब आपने समझ ली इंपॉर्टेंस। अब इसकी हेल्थ कैसे बढ़ानी है, इस पे बात करते हैं। इसको क्या पसंद है? इसको हेल्दी खाना पसंद है, स्लीप आप पूरी लीजिए और एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये जो सुपर स्पेशलिटी की आजकल बात होती है ना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए जहां लिवर के डॉक्टर को पता नहीं कि उसकी इंडोक्रिनोलॉजी क्या है, मतलब उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, जो असली कारण है फैटी लिवर का, बट वो लिवर को ट्रीट कर रहा है, उसको कोई पता नहीं डायबिटीज का। डायबिटीज वाले डॉक्टर को कोई पता नहीं लिवर का, ठीक है, और उसको कुछ पता नहीं कि गट माइक्रोबायोम का, वो देखेगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। डाइटिशियन अलग बैठी है, उसको पता ही नहीं है कि वीट को कम करना है या इस गट माइक्रोबायोम को हेल्थ। तो आप अलग अलग बीमारियों के लिए कॉर्नरी डॉक्टर को तो बिल्कुल ही पता नहीं है कि उसके हार्ट की वेसल्स के अलावा करना क्या है, उसको तो बस ये लिपिड को कम करना है, किस तरह ये कहां से आ रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इस पर कोई काम नहीं करना। तो इसका मतलब सब कुछ इंटररिलेटेड है। लेकिन आजकल होलिस्टिक अप्रोच टूट गई और ये होगी सुपर स्पेशलिटी अप्रोच, और इसीलिए आपकी नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ मेडिसिन 18 से 20 पहुंच गई डेली खाने की, ठीक है। तो उसको हेल्दी कैसे करना है, ये नींद, सर्कैडियन रिदम इनको बहुत पसंद है, इसीलिए टाइम से उठना, जल्दी उठ के एक्सरसाइज टाइमली करना, टाइम नाइट शिफ्ट करना बहुत खराब है इनके लिए। एंटीबायोटिक यूजेज, जो आप एंटीबायोटिक खाते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक यानी वो एंटी बैक्टीरियल है, तो अच्छे और बुरे सभी बैक्टीरिया को साफ कर देता है। इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ आजकल डॉक्टर पेंटोसिड देते हैं या फिर विजिलैग या ये इकोनॉम वगैरह के प्रोबायोटिक सैशेज देते हैं, ताकि उसका इफेक्ट कम हो, बट फिर भी कम नहीं होता। आप एक बार एंटीबायोटिक कोर्स करते हो, 15-20 दिन तक आपकी डाइजेशन वापस नहीं इंप्रूव होती, ठीक है। और आजकल ओवर यूज कर दिया, इसीलिए जिन बच्चों को बचपन से ही एंटीबायोटिक्स पे रखा जाता है उनकी इम्यूनिटी कम होती है और आगे जाके बीमारियां भी ज्यादा होती है। और एक्सरसाइज बहुत पसंद है इनको। इस तरह की डाइटें पसंद करते हैं, फर्मेंटेड फूड, वेजिटेबल जिसमें फाइबर बहुत होता है, होल ग्रेन्स, कच्चा खाइए खाना, एंड इस पे मैं पूरी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दूंगा आपको, अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। एंड हेल्दी प्लांट बेस्ड फैट्स जो कोकोनट में, एवोकेडो में, नट ऑयल्स में, पीनट्स में होता है, एंड हाई क्वालिटी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, ये सब इनको पसंद है। और ये भी देखा गया एनिमल स्टडीज में, अगर आप जर्म फ्री माइस यानी एक माइस की सारी गट माइक्रोबायोम साफ कर देते हो तो उसको ऑटिस्टिक लाइक हो जाता है, और वापस उसको माइक्रोबायोम को ठीक करने से वो ठीक भी हो जाता है। तो इवन साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब ये एक समरी आपके सामने, किस तरह से डाइट, इस पे हम डिटेल में भी बात करने वाले। फार्मा की हमने बात कर ली, कोई भी मेडिसिन नहीं है एलोपैथी में जो गट माइक्रोबायोम को डैमेज ना करती, एक भी नाम नहीं मेरे को मिला। ज्योग्राफी ऑफ कोर्स, जिस तरह के एरिया में आप रहते हो उस तरह का खाना आप खाते हो तो वो भी आपके उसमें इफेक्ट होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, हमारा गट माइक्रोबायोम वीक पड़ता रहता है, जिसको हमें रिप्लेनिश करना चाहिए। बर्थिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ ऑफ माई डॉटर्स आर नॉर्मल बर्थ्स। मैं ये इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, जब तक वो माँ के पेट में वूम में होता है तो वो एक स्टेराइल एनवायरनमेंट है, वहाँ एक भी बैक्टीरिया नहीं होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। बट जैसे ही वो एमनियोटिक फ्लूइड टूट के, जैसे ही बच्चा वाटर बैग बर्स्ट होके डिलीवरी की तरफ जाता है, तो अगर आपकी नेचुरल डिलीवरी है तो वो वेजिना के जो माइक्रोफ्लोरा है, वेजिना के अंदर भी ये माइक्रोबायोम में इतने सारे बैक्टीरिया है, उसका पहला एक्सपोजर उस वेजिनल माइक्रोबायोम को होता है, और फिर वो उसके ओरल कैविटी के थ्रू उसके इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, और ऑल्सो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसकी बॉडी में और एंटीबॉडीज बननी भी शुरू हो जाती है। तो उसका माइक्रोबायोम हेल्दी है कंपेयर टू ए सिजेरियन बर्थ। सिजेरियन बर्थ होता है तो क्या होता है, आपका पहला कांटेक्ट बच्चे का होता है उन ग्लव्स के साथ, उस रबड़ के साथ, लेटेक्स के साथ, और उस ऑपरेशन थिएटर के इन्वायरमेंट के साथ जो बिल्कुल स्टेराइल किया गया होता है फ्यूमिगेंट से, और उसके बाद स्किन के, माँ के स्किन पे उसको टच होता है, या आपका जो भी नर्स होगी उसके स्किन पे, तो उसका माइक्रोबायोम स्किन वाला बनता है। इसीलिए देखा जाता है नेचुरल बर्थ वाले बच्चे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के होते हैं, उनको बीमारियां कम लगती है कंपेयर टू दोज फ्रॉम सिजेरियन बर्थ। एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग का मेथड, अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो माँ के बॉडी के कॉन्टेक्ट से बैक्टीरिया और जाते हैं उसके नेचुरल। अगर आप बॉटल फीड करते हो तो आप देख रहे हो कैसे वो प्लास्टिक का एक्सपोजर है और केमिकल मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क जिसे बोलते हैं। देन स्ट्रेस, ऑफ कोर्स
एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हो गट माइक्रोबायोम खुश रहता है, स्ट्रेस में रहते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करते तो वो खराब होता है। तो दिस इज ए होल समरी। देखिए कैसे होलिस्टिक अप्रोच जरूरी है, क्यों हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में इतने 4 प्रोटोकॉल्स को 5 को लेकर चलते हैं, इसीलिए। अब इस हारी हुई सोच, जो बीमारियों से ग्रस्त सोच है, बीमारियों में बंधे हुए बंधन को, इसको हमें बदलना है हैप्पी हेल्दी लॉन्ग लाइफ। कैसे बदलेंगे, गट माइक्रोबायोम को कैसे ठीक करना है, इसी के लिए प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिजाइन किया गया है। प्रोत्साहन प्रोग्राम में हम बेसिकली 4 अलग अलग इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। और प्रोत्साहन प्रोग्राम में डाइट पे बहुत इजाफा है, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट यूजिंग मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड योगा आसनास एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपको नॉलेज देते हैं कहाँ से इन्वायरमेंट से आप ऐसे चीजें ला रहे हो जो आपके गट माइक्रोबायोम को खराब करके आपको बीमारी। एंड मेडिकल, तो अगर आपकी बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं तो हम होम्योपैथी और न्यूट्रास्यूटिकल एजेंट यूज करके उसको धीरे 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 कम करते हैं। अब स्पेसिफिक बात करते हैं डाइट पे कि क्या खाएं कि हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी हो जाए। एक तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, जैसे हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात की, उसको रिवर्स करना जरूरी है। फिर एंटीऑक्सीडेंट, जो इन्फ्लेमेशन हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दिया उसको कम करना। और ट्रिप्टोफैन, आपने देखा ट्रिप्टोफैन कैसे जरूरी है न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए, तो उसकी ये बहुत जरूरी है। देन न्यूट्रिएंट एंड मिनरल, जो आपकी डाइट में बिल्कुल नहीं होता और जिसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, उनकी जरूरत कितनी होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर विल बी कि हम कैसे एक डाइट लें जो गट माइक्रोबायोम को हेल्दी करे। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज, आई विल प्रूव कि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कैसे गट माइक्रोबायोम को हेल्दी करती है। अगेन वही पिक्चर आ गई आपके सामने। अब हमने इसमें ज्यादा इजाफा देना है लेफ्ट वाली चीजों को, यानी फाइबर ज्यादा खाना है, ग्लूटामिन ज्यादा खाना है, सिस्टीन, ग्लूटाथाइन, ट्रिप्टोफैन जो मैंने बात की, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब खाने। ये कैसे मिलेंगे और क्या क्या कम करना है, ग्लाइडिन, वीट, इथेनॉल, बाइल एसिड, इमल्सिफायर्स, फ्रक्टोज, चीनी, ये सब हमें कम करना है। और म्यूसिन सेक्रेटिंग वेजिटेबल्स को ऐड करना है जो एक बैरियर बनाएंगी, जो इंटेस्टिनल परमेबिलिटी को कम करेगी, ताकि जो केमिकल आप खाए आपके खून तक ना जाए। तो ये हमने बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है, म्यूसिन बढ़ाना है, एंथोसाइनिन, ये बेसिक आ गए जो हमारे 3 पॉइंटर्स आ गए। अब कैसे बढ़ेंगे, अब प्रॉब्लम तो ये है कि फाइबर हम खाते ही नहीं है। हमें जो एक दिन में जितनी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1% ऑफ योर बॉडी वेट शुड बी रॉ। जो आप खाना खा रहे हो, आप 70 किलो के तो 700 ग्राम आपको रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। और 0.1% 70 ग्राम अगर 70 किलो के, तो वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ही होने चाहिए रॉ। और आप खाते हो इतना सब एक हफ्ते में, इसीलिए गट माइक्रोबायोम को उसका खाना ही नहीं मिलता, वो अपने आप को बढ़ा ही नहीं पाता, ठीक ही नहीं कर पाता। ये आपकी डाइट है, सैड डाइट, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट जिसको हम बोलते हैं, वेरी सैड। इंडियन भी यही खाते हैं। 70% 80% कैलोरीज आपकी कहां से आती है, दूध, अनाज यानी गेहूं, आटा, मैदा और चीनी। बस इसी से आप एनर्जी लेते हो और आप बोलते हो हम खुश हैं। खुश तो आप हो गई, बीमारियों के साथ हो, लेकिन ये सैड डाइट है, इट इज वेरी सैड। एंड यही हमें बीमारियां और मेटाबॉलिक सिंड्रोम दे रही है। आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल आपकी डेली इंटेक का सिर्फ 30 से 40% भी नहीं होता, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। ये लिस्ट है एग्जॉस्टिव जो आपके सामने है, ये आपके गट माइक्रोबायोम को हेल्दी करती है। म्यूसिनस प्लांट्स, मैं एक एक करके बताऊंगा एलाबोरेट क्या होता है। जिसमें म्यूसिन हो, यानी एक तरल पदार्थ होता है जो एक लेयर बनाता है, जैसे एलोवेरा जेल है, एलोवेरा में होता है। इसीलिए आपको समझ आएगा जो हमारे पार्टिसिपेंट है कितना बड़ा रोल है, जो हम ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट स्मूदीज आपको देते हैं, रेसिपीज देते हैं, उसमें एलोवेरा जरूर डालते हैं। एलोवेरा हो गया, सब्जा सीड, सोक्स, जो तुलसी के बीज होते हैं उनको अगर आप सोक करते हैं वो भी म्यूसिन सेक्रेट करते हैं। देन रॉ ओकरा यानी कि रॉ भिंडी, उसमें भी जो वो निकलता है, अरबी हो गई, रूट वेजिटेबल्स हो गए, इस तरह के सभी वेजिटेबल्स जिनमें म्यूसिन सेक्रेट होता है, ये जरूर आपके डाइट में होने चाहिए। उसके बाद सेकंड इज होल ग्रेन्स, मिलेट्स, जो जिनको प्रोसेस नहीं किया, जिनका छिलका नहीं उतारा गया, मैदा नहीं, जिसमें फाइबर इंटैक्ट है, सारे मिलेट्स इसमें आते हैं, रागी, बाजरा, जवार एटसेट्रा, जौ। देन कम्स एप्पल्स, फ्रूट्स, लीक्स, अनियंस, गार्लिक, बनानास, अब समझे ये सब हमारी स्मूदीज में होता है। एस्पेरागस, अगेन सेलुलोज जिसमें ज्यादा है, घास की तरह। हनी आप खाते हो ना, इस सब गुल का छिलका क्यों खाते हो, पेट कैसे ठीक करता है वो, क्योंकि उसमें फाइबर है। आर्टिफिशियली चलो फाइबर नेचुरल है उसमें, लेकिन ज्यादा मात्रा में है, तो आप वैसे तो फाइबर खाते हैं, जैसे ही वो खाते हो आपका पेट ठीक होने लगता है। आर्टिचोक्स, वेरियस नट्स एंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर। ब्रोकली, कैबेज, पत्ता गोभी हो गई, रेड कैबेज हो गई, सभी का
गोभी की फैमिली के सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल, लीफी वेजीज जो मैंने बात की, ग्रीन लीफी, सीड्स, ऑल नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स, जैसे ट्रिप्टोफैन की बात की, आगे जाके एक स्लाइड आएगी, रूट वेजिटेबल्स, जिंजर, आपका ये हो गया ऑल जिसको आप लोग कहते हैं सूरन, उसके अलावा हल्दी जो रूट वेजिटेबल जमीन के नीचे होती, ऑल बीन्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर्स। अगर आप ग्रीन जोन्स की ब्लू जोन्स की बात करोगे, 6 ब्लू जोन जो वर्ल्ड में हैं जिनमें एवरेज लाइफ 90 से ऊपर है, हेल्थ स्पैन की बात कर रहा हूँ, बिना दवाइयों के वो 90 साल से ऊपर जीते हैं, ओकिनावा है जापान में, सार्दिनिया इटली में एक्सेट्रा, 6 हैं ऐसे। इन सब की डाइट में एक कॉमन फैक्टर देखा गया कि वो एक बाउल ऑफ बीन्स जरूर खाते हैं। देन लेंटिल्स, जितनी आपकी दालें हैं छिलके के साथ, चिकपीस, ये मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं ना, बहुत हाई है क्योंकि वहाँ हेल्दी है, क्योंकि मेडिटेरेनियन डाइट में यानी इजराइल और उसके आसपास के एरिया में हुमुस बहुत खाया जाता है, जहाँ चिकपीस का यूज बहुत है, चिकपीस यानी सफेद छोले। देन ग्रीन टी, देखा आप ग्रीन टी कितनी अच्छी है आपके लिए, कोकोआ, और जो आप चाय पी रहे हो कैसे वो उसको अगर आप कन्वर्ट कर देते हो ग्रीन टी में तो क्या है, प्रोबायोटिक हेल्थ देती है। कोकोआ यानी ब्राउन चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मैक्सिको में डार्क चॉकलेट का नेटिव है वहाँ, और वो उससे कड़ी बनाते हैं जिसको मोले बोलते हैं वो लोग, वो मीठी, वो तो वहां से ये कैपिटलिस्ट चले गए, मतलब आपके यूके के लोग गए वहां पे, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आई थी, वहां से चॉकलेट को चुराया, उसमें चीनी मिलाई और डेयरी मिल्क आपको बना के दे दी। असली में मोले यूज करते हैं जो कि एक नमकीन स्पाइसी कड़ी है मैक्सिको की, जिसमें चॉकलेट कोकोआ यूज होता है। देन कम्स रेड वाइन एक्सट्रैक्ट, ऑल द बेरीज, इसमें आ गई ना आंवला, जामुन, क्यों अच्छे हैं हमारे लिए, शहतूत, ये मैं इंडियन बेरीज की बात कर रहा हूँ, फिर आप बाहर की बेरीज भी, ब्लूबेरी कहते हैं ना, इतना इतना फैड है आजकल ब्लूबेरी के बारे में। एंड द फर्मेंटेड फूड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेड फूड क्या होता है, जिसको आप रॉ फर्मेंट करते हो, यानी फर्मेंट करके बिना पकाए खाते हो। उसमें आपको क्या क्या है, जो आपकी कांजी बनाती थी आपकी दादी, उसके बाद अम्बली, साउथ इंडिया में बहुत यूज होती है, इसे कहते हैं फर्मेंटेड पॉरेज, यानी आपने मिलेट्स लिया, उसका दलिया बनाया, उसको रात भर मिट्टी के बर्तन में ढक के रख दिया स्लो कुक करके, और अगले दिन 8 से 12 घंटे बाद उसको यूज किया, उसमें खटास आ जाती है। देन सौर क्राउट, इसकी मैं बहुत सारी रेसिपीज डाल चुका हूँ, सौर क्राउट कैसे बनाना है। इस तरह के फर्मेंटेड फूड आपकी डाइट में, जैसे आप कोरिया जाएंगे तो खिमची सैलेड, इस तरह के डाइट में आपके रोज एडेड होने चाहिए। एक तो ये विटामिन B12 देता है, दूसरा ये आपके कम से कम 300 से 500 टाइप के बैक्टीरिया इसमें ग्रो करके आपके पेट तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। जो आपके प्रोबायोटिक सैशे जो आप खरीद के महंगे महंगे खाते हो सिर्फ एक टाइप का। तो फर्मेंटेड फूड आपकी डाइट में, और B12 की डेफिशिएंसी तो आप जानते हो कितनी, ये माइक्रोबायोम इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी बॉडी की सारी कमियां खुद पूरी कर सकता है, प्रोवाइडेड हम उसको रॉ मटेरियल सही दे दें। ये हमारा लेखा जोखा है आपके सामने समरी जो हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में डाइट यूज करते हैं। एक तो प्लांट बेस्ड रॉ डाइट पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, न्यूट्रिस्यूटिकल्स हम स्मूदीज की फॉर्म में यूज करते हैं, हर्ब्स एंड रूट वेजिटेबल, वाइट्स को हम डिक्रीज कर देते हैं, आटा, चीनी, सॉल्ट डिक्रीज, एनिमल प्रोडक्ट तो बिल्कुल ना है, प्रोसेस्ड फूड हम बिल्कुल नहीं देते, खाना कब कैसे खाना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग का यूज कैसे करना है, इन सब की नॉलेज हम अपने पार्टिसिपेंट्स को देते हैं। और उसके अलावा पानी का इंटेक, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली जो सैड आपका था ना पिरामिड आपका, ये असली पिरामिड होना चाहिए, बिल्कुल अपसाइड डाउन होना चाहिए। आपकी 70% कैलोरीज आनी चाहिए रॉ वेजिटेबल, फ्रूट और लीफी वेजिटेबल से, नट से, नट बटर से, और धीरे धीरे इफ यू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल हार्ड वर्क और आपको नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप थोड़ी मात्रा में मीट या मिल्क वगैरह यूज कर सकते हो, अगर आप तामसिक जीवन जीते हो यानी कि फिजिकल लेबर ज्यादा करते हो। बट अगर आप सात्विक जीवन जीते हो, बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते हो, तो सिर्फ सात्विक खाना ही खाना चाहिए। और ये न्यूट्रिस्यूटिकल्स की बात की, कैसे ये इम्यूनिटी को, ऑटो इम्यूनिटी को, और जो आप बिल्कुल नहीं खा रहे, और आपका सुबह का एक ग्लास स्मूदी कैसे हमें वो दे देते। अब बात करते हैं ट्रिप्टोफन पे, जिसपे मैं बहुत फोकस कर रहा था। सेरोटोनिन अगर बनाना है बॉडी को, जो 90% गट में बनता है, तो इसके लिए एक अमीनो एसिड चाहिए एसेंशियल, जो हमें सिर्फ खाने से ही मिल सकता है, ट्रिप्टोफैन। कहाँ होता है ट्रिप्टोफैन? आपके सामने ये वीगन ट्रिप्टोफैन सोर्सेज है, देखिए कितना कुछ हम इसमें से स्मूदीज में ही डाल देते हैं। मेरा सुबह का नाश्ता यही होता है, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिकपीस, ओट्स, सोयाबीन, पिस्ताशियोस, लेंटिल्स, बनाना, एवोकाडो, क्रूसीफेरस, अगेन आ गई ना वही लिस्ट आपके सामने। ये आपका खाना है जो आप रोज बड़े मजे से खा रहे हो। कैसे गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो कि वो अपना हेल्थ को इजाफा करे, अपने नंबर को बढ़ाए। और ये मेरा नाश्ता है, देख रहे हो सारे नट्स आ गए, ट्रिप्टोफैन सुबह सुबह मिल गई, ग्रीन स्मूदी में फाइबर आ गया, म्यूसिनस वेजिटेबल्स आ गए, रूट वेजिटेबल्स आ गए। ये मेरा नाश्ता होता है रोज का, मेरी फैमिली का। ये मेरी नॉर्मल प्लेट्स है, जैसे कांजी, सर्दियों के टाइम आप कांजी, गर्मियों में बीट रूट की बना सकते हो। कितनी कलरफुल आपकी प्लेट होगी। देखिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, बेरीज आ गई, स्ट्रॉबेरी आ गई, कैरेट्स आ गई,
ये सब आपको फाइबर देंगी, न्यूट्रिशन देगी, जो आप कह रहे हो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट और विटामिन चाहिए, सब यहाँ प्लेट में भरा पड़ा है। कांजी फर्मेंटेड फूड आ गया, तो आप बड़े इजीली फर्मेंटेड, अगेन नट्स आ गए। ये मेरी अपनी प्लेट्स हैं खुद की, जो मैं लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट में यूज करता हूँ। दीज आर ऑल माई मील्स। आगे अब दोबारा उसी लिस्ट पे आ जाते हैं, ये आपके सामने ये वीडियो हम शेयर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये लिस्ट आपको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हो। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। अगेन कोई मॉडर्न फैड नहीं है, महर्षि वाग्भट ने आज से 2000 साल पहले अपने अष्टांग हृदय में लिख दिया है, विमलेन्द्रत्या सर्गो मलानाम लाघवम रुचि सुत्रिट सहोदय शुद्ध हृदय द्वार कंठता व्याधि मार्दव मुत्साह निद्रा नाश्च लागिते। मतलब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपनी बॉडी की सारी बीमारियों को खा सकते हो, अपनी निद्रा को नाश कर सकते हो, लिथार्जी को हटा सकते हो, टॉक्सिन्स को खा सकते हो, मींस अपनी बॉडी को रिप्लेनिश कर सकते हो, रेनोवेट कर सकते हो, नए सेल्स बेटर बना सकते हो। और इसी बात को प्रूव करके 2016 का नोबेल प्राइज, अगेन मैंने बोला ना, हमारी वैदिक साइंस को रीपैकेज करके ये मॉडर्न साइंटिस्ट आजकल नोबेल प्राइज जीते हैं। जापानीज डॉक्टर हैं योशिनोरी ओसुमी, इनकी किसी भी तरह से इनकी अचीवमेंट अंडरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हम सब अपने वैदिक ज्ञान को भूल गए हैं। तो उसको हमें साइंटिफिक कोरिलेशन चाहिए जो ये दे रहे हैं। और इसी बात पे कई रिसर्च पेपर, ये अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी का है, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में है, कैसे डाइटरी फास्टिंग रेजिमेन गट माइक्रोबायोम को इंप्रूव करते हैं। ये देखिए आपके सामने इन्हीं की एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि जब आप फास्टिंग करते हो आपकी बैक्टीरियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया बढ़ते हैं, डिजायरेबल मेटाबोलाइट्स यानी जो अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, गट परमेबिलिटी डिक्रीज होती है, इन्फ्लामेशन कम होती है फास्टिंग से। और जब आप एक वेस्टर्न डाइट खाते हो, बियर पी रहे हो, खूब मीठा खा रहे हो, मीट खा रहे हो, आटा खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, जो आपका रोज का नाश्ता है मोस्ट लोगों का, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बढ़ाते हो, अनडिजायरेबल मेटाबोलाइट जो आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं, गट परमेबिलिटी को बढ़ाते हो, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हो, इससे आप बीमारियां देते हो। अब देख रहे हो कैसे फास्टिंग का कितना बड़ा बेनिफिट है और कैसे हम अपने प्रोत्साहन प्रोग्राम में इसको जरूर थेरेप्यूटिक मोड की तरह यूज करते हैं। मैं हर एकादशी पे 24 घंटे से 36 घंटे का वाटर फास्ट करता हूँ इसी वजह से। उसमें कोई रिलीजियस बिहेवियर नहीं है, कोई रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, मैं अथीस्ट हूँ, बट आई फॉलो भगवत गीता एज ए साइंटिफिक बुक और उसमें भी ये मेंशन्ड है। ऐसे ही ये आपके सामने अगेन कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग ओबेसिटी और गट माइक्रोबायोम को ठीक कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है। ये आपका आज का खाने का ग्राफ है, जो पहला ग्राफ है, ये आप रात को डिनर किया, उसके बाद थोड़ी देर सोए, थोड़ी देर के लिए फास्टिंग हुई है बस, इसमें फैट, उसके बाद नाश्ता, चाय, लंच, शाम की चाय, डिनर, उसके बाद आइसक्रीम। ये आ गया ना आपका किस तरह से आप माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा रहे। ये अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग यूज करते हो, 16 घंटे कुछ नहीं खाते, फिर थोड़ा खा लेते हो, फिर 16 घंटे, इस तरह से आप गट माइक्रोबायोम के, और लॉन्ग फास्टिंग में तो आप गट माइक्रोबायोम को तो दे ही रहे हो, उसके बाद एक एडिशनल फायदा उठा रहे हो, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी यही डॉक्टर योशिनोरी ने यही प्रूव किया कि किस तरह से लंबे फास्ट रख के हम अपने ही बॉडी के कैंसर सेल, ट्यूमर सेल, डिजीज सेल, इन्फ्लामेटरी सेल्स को खा जाते हैं। फास्टिंग के ऊपर हमारा एक पूरा वेबिनार किया गया था और डिफरेंट एक वीडियो है डिटेल में, वो आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बट ब्रीफ में इस तरह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं जो खराब हो गए हैं, जिनमें म्यूटेशन आ गया, ऑटोफेगी उनको खा जाती है और नए माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट हो जाते हैं, जो भी इससे फिर जब हम इसको खाएंगे बॉडी सेल्स, तो इसके कुछ बेसिक रॉ मटेरियल निकलता है जिससे एसेंशियल अमीनो एसिड, फैटी एसिड होते हैं, जिससे नए सेल बनते हैं। फिर तो आप नए सेल बनाने का रॉ मटेरियल भी खुद की बॉडी से निकाल लेते हो। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इतने सारे फायदे, हर बीमारी में इसका रोल है। अल्जाइमर ले लो, हार्ट डिजीज ले लो, डायबिटीज ले लो, इंसुलिन रेजिस्टेंस ले लो, इन्फ्लामेशन ले लो, पार्किंसन ले लो, कैंसर ले लो। कैंसर में भी हम फास्टिंग बहुत अच्छे से यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल ऑन्कोलॉजिस्ट उनको हाई शुगर प्रोडक्ट शेक्स वगैरह देते हैं, ताकि उनका प्रोटीन रिच शेक्स देते हैं ताकि उनका बॉडी वेट बढ़े। लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके बॉडी वेट के साथ उनकी कैंसर की ग्रोथ को भी हम बढ़ा रहे हैं। ये रिसर्च पेपर कैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया और अपनी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को यूज करके हार्ट हेल्थ को और एंडोथेलियल फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज द किंग। न्यूट्रिशन की बात कर ली, क्वीन की बात कर ली, अब किंग की बात करते हैं। अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तो हमारा किंगडम बहुत हेल्दी एंड प्रोस्पेरस हो सकता है। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हम एक्सरसाइज, जो हम सारे पार्टिसिपेंट को हर टाइप की एक्सरसाइज सिखाते हैं और उनकी बीमारियां उनके बॉडी टाइप के हिसाब से प्रोत्साहन प्रोग्राम में उसको डिजाइन किया जाता है कि क्या क्या एक्सरसाइज किस किस को करनी है, किस किस बीमारी में किसका क्या फायदा है। तो ये बेसिक एक हमारे प्रोत्साहन प्रोग्राम की स्लाइड है कि क्या क्या एक्सरसाइज हम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए थायराइड पेशेंट को एरोबिक ज्यादा करना चाहिए, वॉकिंग, रनिंग,
और डायबिटिक पेशेंट को जिम ज़्यादा करना चाहिए। बट आपके डॉक्टर बोल देते हैं डायबिटीज़ को कि वॉक कीजिए, जिम मत कीजिए, जिम से आपको इंजरी होगी। बल्कि जिम जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती है, जिम ज़रूर करना चाहिए। जिम एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपकी डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ सकते हैं। ये रिसर्च पेपर अगेन जेरोंटोलॉजी, जैसे जैसे एज बढ़ती है कैसे कैसे एक्सरसाइज और वो हमें बढ़ाता है, एक्सरसाइज से और डाइट से कैसे हम गट माइक्रोबियोम के हेल्थ को बढ़ा सकते हैं और उससे फिर अपनी कॉग्निशन एबिलिटी यानी अल्जाइमर वगैरह को कम कर सकते हैं। अगेन अनदर रिसर्च पेपर, ये एथलीट्स पे एक रिसर्च की गई थी कि देखा गया उनको कैसे कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के एथलीट को फिजिकल एक्सरसाइज और गट माइक्रोबायोम दोनों हेल्दी मिला। अगेन अनदर कि क्यों एक्सरसाइज इतनी बेनिफिशियल है, उसमें एक पजल गट माइक्रोबायोम का भी है। अनदर दिस थिंग कि अगर आपकी एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी ठीक है, आप 300 मिनट एक्सरसाइज करते हैं एक हफ्ते में, तो आपका गट माइक्रोबायोम इवन एल्डरी इंडिविजुअल में अच्छा रह सकता है। अनदर रिसर्च पेपर कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी ऑटो इम्यून डिजीजेज में भी कारगर है। एंड स्ट्रेस, जो मैंने बात की, स्ट्रेस के लिए हम इतने सारे वेरियस प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, देन गोल अचीवमेंट एंड विजुअलाइजेशन का मेथड हम यूज करते हैं इन प्रोत्साहन प्रोग्राम टू डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल, वेरियस योगा आसनास आर बीइंग यूज। तो ये प्रोत्साहन प्रोग्राम के मात्रा से हम कैसे स्ट्रेस को कम करके, और स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है माइक्रोबायोम को डैमेज करने में, ये देखिए आपके सामने रिसर्च पेपर। अगेन स्ट्रेस एज ए ट्रिगर, अगेन ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रिगर करता है। विजुअलाइजेशन इज ए हिंदू प्रैक्टिस, जो वही वैदिक साइंस आ गई, रीपैकेज कर दिया मॉडर्न मेडिसिन ने। और इसके ऊपर इस विजुअलाइजेशन पे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक वीडियो गेम भी डिजाइन की है, जो कैंसर में बनने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उसको मारने के जो प्रोटीन्स बनती है बॉडी, उसको डिजाइन करने की वीडियो गेम है। और उन्होंने देखा कि जब वो वीडियो गेम खेलते हैं कैंसर पेशेंट्स, तो उनका कैंसर को ठीक करने में मदद मिलती है। इस गेम का नाम है फोल्डेड। क्योंकि विजुअलाइजेशन वैसे प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, खासकर वेस्टर्नर्स के लिए जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है वैदिक ज्ञान को लेके, तो वो वीडियो गेम डिजाइन कर दिया है, वो एक आर्टिफिशियल विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिजीज। अब आपका डिसीजन है, मैंने एपिजेनेटिक्स प्रूव किया कैसे आप गट माइक्रोबायोम को हेल्दी बना रहे हो या नुकसान दे। अगेन द सेम लिस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये एंड ऑफ द सेशन में मैं आपको ये फिर से देना चाहता हूं ताकि आप फिर समझ लीजिए क्या क्या आपकी डाइट में आपको ऐड करना चाहिए अगर आप गट माइक्रोबायोम को हेल्दी चाहते हो। एंड नाउ आई विल लेट डॉक्टर गरिमा इन, माय प्रेजेंटेशन विल स्टॉप नाउ एंड वी विल सी की what she has to. She is the dedicated dietitian for our Protsan program. She designs individualistic diet plans for all of us. And let me bring her in. And after that, we will take all your queries. Any queries you have, we'll be answering as per our best of abilities. Okay. Yes, Dr. Garima, please come in and brief us about the gut microbiome health and the food related to it. Please unmute yourself. Sorry. Now, please do that. Yeah, please. Yeah, now, yeah. Okay. Namaste, everybody. I'm Dr. Garima, the dietitian with the Protsahan program. So, Dr. Jayant ने आपको extensively बता ही दिया है everything about gut micro health, prebiotics, probiotics. मैं थोड़ा सा इस प्रोबायोटिक्स के बारे में आपसे और बात करना चाहूँगी। उन्होंने बताया, आपके साथ लिस्ट शेयर की कि क्या क्या फूड हैं प्रीबायोटिक्स जो आपको दे रहे हैं। बेसिकली प्रीबायोटिक्स हैं क्या? हम टर्म्स बहुत बार सुनते हैं, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स एक तरीके का खाना है हमारे बॉडी में, हमारे गट में जो बैक्टीरियाज हैं उनका खाना है। तो अगर हम अपने गट बैक्टीरिया को अच्छा खाना देंगे तो उनकी अच्छी फ्लरिशिंग होगी, अच्छा ग्रोथ होगा और वो अच्छा काम कर सकेंगे। अगर उन्हें वो खाना नहीं मिलेगा, अगर उन्हें ऐसा खाना मिलेगा जिससे उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और जैसे डॉक्टर जैन ने समझाया, हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के प्रोन हो जाएगी एंड वी वुड कॉन्ट्रैक्ट मैनी डिजीजेस। तो ये प्रीबायोटिक्स मेनली सोर्सेज ऑफ प्रीबायोटिक्स आर हाई फाइबर फूड्स, जैसे कि हमने बात की आपके होल ग्रेन फूड हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुई, सोय प्रोडक्ट्स हुए, अनियन, गार्लिक,
आर्टिचोक्स, एस्पेरेगस जो बाहर होते हैं, इंडिया में टोफू है, पाइनएप्पल है, स्पिनच है, सोय प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड, दीज आर ऑल गुड इन, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रीबायोटिक्स। अब ये प्रीबायोटिक्स का काम क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं? आपने इनको डाइजेस्ट किया, हमारी स्टमक में इनकी कोई डाइजेशन नहीं होती है, ये हमारी स्टमक से बिल्कुल ऐसे के ऐसे पास हो जाते हैं इन आर इंटेस्टाइन्स। और क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स में ऐसे के ऐसे पास हो जाते हैं, तो अब बैक्टीरिया का रोल आता है, ये बैक्टीरिया का खाना बन जाते हैं। ये बैक्टीरिया उन खाने को खाते हैं और फिर वो सेरोटोनिन, डोपामिन, जिनकी डॉक्टर जयंत ने आपको बताया कि कितने इंपॉर्टेंट है वो बॉडी में, कितने इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, 90% प्रोडक्शन उनकी गट में ही हो रही है। So not just for your physical health, for mental health also it is very important. So this is how important prebiotics are in our diet, and like he mentioned earlier, हमारी जो diet होती है, the diet we create in the Protsahan program is every meal, from your morning to your night, every meal is containing these prebiotics in a very good number. So as to even green tea, मतलब green tea का उन्होंने बताया, green tea is such a good source of antioxidants, polyphenols. These is such a good source of this prebiotics that help regulate your gut microbiome. So this is what we try and enhance through our this thing. अब fermented food की बात कीजिए, प्रीबायोटिक तो है ही, उसमें फाइबर, कैबेज की जैसे उन्होंने बात की, सॉल्टक्रॉट, किमची, जो भी जिस भी तरीके का हम प्रीबायोटिक यूज कर रहे हैं, उसको ही हमने अपना प्रोबायोटिक भी बना दिया है। प्रीबायोटिक तो मिल ही रहा है, फाइबर तो मिल ही रहा है, साथ के साथ में हमें प्रोबायोटिक भी मिल रहा है। सो दीज आर द सर्टेन वेज वी विल टीच यू इन प्रोत्साहन, इन प्रोग्राम्स और इवन इन आवर डाइट प्लान्स। आई टेल यू कि हाउ टू इंक्रीज दिस प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक कंटेंट इन योर डाइट। Anything else? Tryptophan receptors, the foods that are rich in tryptophan, वो हमने बताया कि वो सेरोटोनिन की हेल्प कर फॉर्मेशन में मदद करते हैं, तो उनके ऊपर जोर ज़्यादा दिया जाता है उन वाले फूड्स के ऊपर। So these are certain things that we have already talked about and we will reiterate in our plans. Anything else that you would want to know about these prebiotics or probiotics, or you want to understand, please let us know. Yes. One by one, please raise your hand and you can, we will let you in, and any queries you have. Pankaj Taneja ji, please. विक्रम शर्मा जी, आप बता दीजिए पंकज तेजा जी को, उसके बाद। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू फॉर दिस वेरी good session and a very insightful session. Thank you. This definitely gives us more knowledge about our prebiotic and the probiotic. One question, like generally probiotic, when we are talking about, there is one Yakult which is available in the market. They are talking more about, and they are propaganda about that it helps your gut and all this stuff. So is it good to intake that thing? Of course it is good, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, आई हैव सीन दे आर नॉट मेंटेनिंग कोल्ड चेन प्रॉपरली, तो ये गट माइक्रोबायोम उस तरह से बचा ही नहीं पाते जब तक एंड यूजर तक पहुंचता है। और उसके अलावा उसमें सिर्फ एक ही किस्म का बैक्टीरिया है, तो वो आप घर में दही जमा लो ना, क्यों पैसा खर्चना और क्यों केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को अपने आप को एक्सपोज करना। Okay. Also, sometimes to make these probiotics taste better, they add sugar to it. Though they would claim कि sugarless है, and so earlier Yakult was only with sugar के साथ आता था, but when people raised objections, तो फिर वो उन्होंने sugarless versions निकालने शुरू कर दिए। But then one can never be fully sure of कि what is really happening, and that is why we stress more on making your own prebiotics, कि आप sprout कर लो, ferment कर लो, अपने probiotics खुद ही बना लीजिए। अपनी सेहत हम किसी कंपनी के हाथ में नहीं दे सकते। Yeah, very true, very true. And one more thing, like you have given the tentative list about which are the good prebiotic diets and all the stuff, like spinach and all. Like onion and garlic, generally we don't take it, this onion and garlic. So is it necessary to take it as a medicine, or they are very good for your endothelial health, means आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके बीपी को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अब ये रिलीजियस बैकग्राउंड के अलावा अगर आप यूज करते हैं तो एक अलग कहानी है, आप इसको मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं।
हाँ, एंड प्लस अगर इफ यू डोंट वांट टू यूज, जैसे डॉक्टर जयंत ने लिस्ट शेयर किया था, यू विल सी अनियन एंड गार्लिक के अलावा भी उसमें कितने सारे ऑप्शंस ऐसे Correct. हैं दैट यू कैन इजीली डू। मतलब वो किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड के साथ वो उनको वो नहीं करते हैं डिस्टर्ब। Correct. Okay. Thanks a lot. Thank मोस्ट you. वेल। पंकज तनेजा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट करिए और फिर बताइए। वाटर इनटेक का क्या स्टेटस है? वाटर हम एक वाटर जो बॉडी में चाहिए रहता है, हाँ जी। वाटर हम बहुत कम, तो उसका एक वाटर के भी एज अ थेरेपी, मतलब इन सब चीजों के साथ बिल्कुल। लेमन वाटर, ये उसका उसका क्या ये आपने हमारी लिस्ट में लास्ट में पॉइंट यही देखा था वाटर का। वाटर बहुत नेसेसरी है, बट आपकी किडनी हेल्थ और बाकी चीजों को देखते हुए उसकी क्वांटिटी आपकी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। हाँ, आपकी किडनी का फंक्शन कैसा है, आप कितना पसीना आप बहाते हो, कौन से इन्वायरमेंट में आप रहते हो, कितनी गर्मी, इन सब पे डिपेंड करता है। और पानी तो हमारी बॉडी 70% पानी से ही बनी है। और देखा ये गया है, रिसर्च ये कहती है कि हम सब 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज क्रॉनिकली डिहाइड्रेटेड। हमारे सेल्स को पानी मिलता नहीं है, तो वो अच्छी मात्रा में एंजाइम्स को यूज नहीं कर पाते। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। और आपकी इसका एक सिंपल जो टेस्ट आप कर सकते हो, आपका यूरिन कलर शुड नॉट गेट डार्कन्ड, मतलब ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अगर येलोइश हो रहा है तो समझ लीजिए आपने पानी कम पिया, उसको बढ़ा दीजिए इमीडिएटली। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, anyone else, please? Any question, any doubts you have, please let us know. So one question is there, like how Ayurveda is related to homeopathy. Is it like similar kind of treatment? Because No. allopathic is Ayurveda and homeopathy are related in some sense. To some because we are talking. to some extent, in terms of कि जो हम मदर टिंचर यूज करते हैं, we use a lot of plant based मदर टिंचर्स, और उसको आयुर्वेद आसव के नाम से यूज करता है। तो यहाँ पे ये रिलेटेड है। ऑल्सो वी यूज ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन आयुर्वेद से होम्योपैथी में एक एडवांटेज एक्स्ट्रा है। मैं ये नहीं कहूंगा सुपीरियर, या सबके अपने अपने रोल्स हैं, सबका अपना अपना वो है। होम्योपैथी कैन यूज इवन स्नेक पॉइजन्स एंड एज इनर्ट एज थिंग लाइक सैंड। हम रेत से भी दवाई बना चुके हैं, नमक से दवाई बनी हुई है होम्योपैथी में। तो इसका जो दवाई बनाने का जो प्रोसेस डॉक्टर हैनेमैन ने सिखाया, ये इनर्ट से इनर्ट चीजों को लेके भी, और खतरनाक से खतरनाक जहरों को लेके। पोटेशियम साइनाइड इज ऑल्सो ए मेडिसिन इन होम्योपैथी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट आ जाता है जो हम पोटेंसीज यूज करते हैं उसमें। और इसीलिए आप देखोगे यूएस में होम्योपैथी बैंड है, बिकॉज वहां पे 6C पोटेंसी, जहां तक उनको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वहीं तक अलाउ किया हुआ, FDA नंबर। तो ये साइंटिफिक बैकग्राउंड है इसके पीछे। इसलिए वहाँ नेचुरोपैथी डॉक्टर कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसमें इंश्योरेंस नहीं आते, फिर वही बिजनेस पार्ट आ जाता है। जैसे एक होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है सीजियम जम्बुलियम, यस, जो कि मतलब जामुन से बनती है। हाँ है। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में भी उसका डिस्क्रिप्शन है कि जामुन। हाँ, तो वो तो वही मैं कह रहा हूँ, ये मदर टिंचर है ना, यही आसव है। आप जामुन का आसव भी मिलता है, तो ये यहाँ पे ओवरलैपिंग है दोनों का। अच्छा, तो it is ऐसे good medicine, effective। नहीं, ऐसे ही गुड़मार बहुत यूज करते हैं। स्वामी रामदेव भी बहुत बात करते हैं गुड़मार की। हमारे पास होम्योपैथी में जिमनेमा नाम से है, जिमनेमा सिल्वेस्टर। तो यहाँ एक ओवरलैप है मदर टिंचर्स में। और एक स्किन के लिए यूज करते हैं सल्फर 200 जो है, दैट इज गुड। वो पोटेंसी है सर। ऐसे तो बहुत सारी मेडिसिन होगी, ये हमारे इस पर्पस से बाहर हो जाएगा। बट मेडिसिन का नॉलेज लेना बहुत अलग किस्म से है। ठीक, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अमित गोयल जी प्लीज। हाँ जी, अमित गोयल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन है कि मिलेट्स हम खाली मल्टीग्रेन करके भी खा सकते हैं, खाली अलग अलग करके खाना चाहिए हमारे को? सी आइडियली मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, किसी भी मिलेट का, किसी भी ग्रेन का फुल एडवांटेज लेने के लिए आपको हमेशा सिंगल मिलेट एट अ टाइम यूज करना चाहिए। बट लेकिन अगर मतलब आपके कभी कुछ लोगों के कंपल्शंस होते हैं, मुश्किल है, नहीं घर पे बना सकते, बाहर से लेना है, मल्टीग्रेन मिल रहा है, तो फिर देन आई से कि ठीक है आप वो यूज कर लीजिए। बट टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ एनी मिलेट, इनफैक्ट मैं तो फ्रूट्स भी आई प्रेफर कि एक एक फ्रूट आप होल फ्रूट पूरा खाइए रादर देन मेक अ फ्रूट सैलेड। तो मतलब आप
एट अ टाइम डिफरेंट चीजें, डिफरेंट, जैसे एक टाइम पे आपने जवार ले लिया, एक टाइम पे रागी ले लिया, ट्राई एंड डू दैट रादर देन मिक्सिंग देम बोथ और फिर उनको लेने के बजाय। बट अगर कोई Okay. कंपल्शन है, कोई मुश्किल है, आप नहीं कर सकते हैं, मार्केट से आपको मार्केट से लेना है या घर पे भी आपके लिए इजीली है मल्टीग्रेन करना, तो यू कैन डू दैट, कोई बात नहीं है उसमें। Thank you. या I have one more question. Yes, please. Sorry. Yeah. So actually for this diabetic patients, like generally they are on the medicine. So after improving on all these parameters what you have mentioned, is it possible that we can stop those medicines? ऑफ कोर्स, वेरी इजीली। डायबिटीज की दवाई तो हम लोग, अगर आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ले तो 15 दिन में छुड़ा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट। And- हाँ, And if like recently my sugar came very high kind of thing, so doctor had advised me to start with the medicine because my HbA1c also was very high. So he said that we will start and then slowly we will reduce and reverse this diabetic. But the thing is that I'm very like afraid of taking the medicine because सर I have a- मेडिसिन लेने से कभी रिवर्सल नहीं देखा मैंने। ये मेडिसिन बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आपको करेक्ट मेरा भी- आपको करेक्ट नॉलेज चाहिए कि कैसे आप एक्सरसाइज को यूज कर सकते हो अपने इंसुलिन रिसेप्टर को बढ़ाने में, और Correct. कैसे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डाइट को यूज कर सकते हो। यही हम प्रोत्साहन प्रोग्राम में सिखाते हैं, और हम जब भी इंडक्ट करते हैं पेशेंट्स को तो हम ये टेस्ट पहले कराते हैं, और उसी के बेसिस पे आपकी डाइट और एक्सरसाइज का रिजाइम इंटेंसिफाई करते हैं। बट ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हम प्रोग्राम के थ्रू ही दे सकते हैं। ऐसे जनरली हम वेबिनार्स में आपको फ्री सोर्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यू कैन यूज इट, बट मैं ये जरूर कहूंगा आप किसी डाइटिशियन और एक्सरसाइज एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही करें अगर आपके Yeah, लिए। because the program which I have just took now, they are having the dietitian also, they have the doctors also, and all those people are there. Mhm. So doctor have only advised that like because as your HbA1c is quite high, so you can start with the medicine so that we can reduce the damage impact on the other body part, and simultaneously we will increase your diet and all, so that will help to. सर आजकल बहुत प्रोग्राम्स हैं मार्केट में। डाइटिशियन का एक प्रॉब्लम ये है कि लोग ना इस वीगन डाइट की वैल्यू को साइंटिफिकली अप्रिशिएट नहीं करते। उनका ज्यादातर ध्यान रहता है हाई प्रोटीन लो कार्ब कर दो और थोड़ा प्रोटीन और सप्लीमेंटेशन कर दो। आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल फॉलो कीजिए उस प्रोग्राम को, क्योंकि कोई भी चीज करें तो पूरी डेडिकेशन से करें एंड सी द रिजल्ट्स, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इफ यू इन So फ्यूचर। this vegan is also restricting to having milk also, right? Yes, definitely. Milk is the major source of insulin-like growth factor, जो आपके इंसुलिन को कभी कम नहीं होने देगा। और ये डाइटिशियंस कभी बात नहीं करते। So मतलब milk is not good to have, you नो were saying. नो, नॉट एट ऑल। हेलो, हाँ जी गुड प्रदीप, मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग। मैंने सुना है कि जो एसिडिटी होती है उसके साथ ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, मतलब जिसको एसिड बहुत बनता है, तो इज इट राइट? मैम ऐसा नहीं है, मतलब सी एनी टाइप ऑफ टी आप खाली पेट पे पिएंगे तो आपको एसिडिटी दे सकता है, कुछ लोग को ये ऐसा प्रॉब्लम आता है। सो इट्स नॉट जस्ट विद ग्रीन टी, इट इज विद एनी ग्रीन टी या कॉफी या एनीथिंग। तो अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है और आप ग्रीन टी कंज्यूम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप खाली पेट नहीं लीजिए उसको। ओके ओके, थैंक यू। वन मोर थिंग कि जैसे जिसको अस्थमा होता है तो ज्यादातर नेचुरोपैथी भी उसको वाटरमेलन नहीं देते हैं, वाटरमेलन नहीं देंगे, बनाना नहीं देंगे, तो ये ध्यान रखना चाहिए। या मैं तो सब कुछ सारे फ्रूट्स खाती हूँ, मेरे को मैं स्टीरॉइड्स पे हूँ, तो फिर भी सारे फ्रूट्स खाती हूँ। हाँ मैम, ये ना बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर आपको सूट कर रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी हम कई बार ऐसा होता है कि इतना एक्यूट एपिसोड है तो हम भी बनाना बंद कर देते हैं पेशेंट का। लेकिन अगर, और स्पेशली टाइमिंग्स का ध्यान रखिए, इवनिंग में 5 to 6 PM के बाद आप फ्रूट्स कंज्यूम ना करें, उससे पहले कंज्यूम कर लें अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस चीज का। और अदरवाइज आपको सूट कर रहा है, अगर आपकी वो कंडीशन को एग्रेवेट नहीं कर रहा, तो मेरे को कोई रीजन नहीं है उसको स्टॉप करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। या हाँ जी शेफाली जी प्लीज। Hello, good morning, sir and ma'am. मॉर्निंग। Ma'am, I want to ask one thing. Ma'am, fruits का combination आजकल जो है multigrains के साथ, multi seeds के साथ आ रहा है, flax seeds हो गए, pumpkin seeds हो गए, वो कितना beneficial है हम लोगों के लिए?
देखिए आइडियली जैसे मैंने बताया, आई प्रेफर टू कीप माय फ्रूट्स एंड सीड्स सेपरेट। मतलब आपकी आप अलग अलग ऐसे, जैसे एक्चुअली होता क्या है कि जब आप मार्केट के बने हुए कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, तो आप उसमें क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आई कांट टेल यू, मैं नहीं आपको कह सकती कि 5 ग्राम में उसके कितने सीड्स आएंगे या 5 ग्राम में आपको फ्लेक्स सीड्स कितने मिलेंगे। तो दैट इज वाई मैं ये मार्केट अप्रूव कॉम्बिनेशन जो है मैं अवॉइड करती हूँ। और अब मेरे को आपको अगर क्रैनबेरी नहीं देना है फॉर सम रीजन, और फॉर मेरे को आपको वट एवर रीजन, और जो उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो नहीं देना है, बट वो भी आपके मिक्सचर के साथ आ रहे हैं, तो वी कांट अवॉइड दैट। तो इसलिए वी प्रेफर कि आप अलग अलग सीड्स लीजिए, और उनको जो हम आपको मतलब, या फिर जो भी कोई भी आपको जो उसका अमाउंट है उसी अमाउंट में उसको लीजिए, ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें उसका पोर्शन। ये नहीं है कि नट्स एंड सीड्स बेनिफिशियल है तो हम वन फिस्टफुल नट्स और सीड्स खा जाएंगे, ऐसा नहीं है उनमें। सो अलग लीजिए और उनको पोर्शन कंट्रोल में लीजिए, जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना ही लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल्सो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट। या ये जितने भी हैं, आप अगर इसको अलग अलग खरीदते हो तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, ये मल्टीपल टाइम्स चले जाती है कॉस्ट। ये जो ब्रांडेड ऑर्गेनिक इंडिया अगर और बाकी सबके प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑफ कोर्स दे आर गुड, बट वही है कि कॉस्टिंग भी तो बहुत बढ़ जाती है। मखाने आपके वो ऐड कर देते हैं वॉल्यूम के लिए, और उसके बाद आपको मिलता जो असली नट्स हैं वो कम मिलते हैं। या वेरी ट्रू। ठीक है ना, Thank you ये so बात। much. हाँ जी, कोविद जी आपने एक क्वेश्चन पूछा है, यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, आई विल सेंड यू द डिटेल अबाउट द प्रोग्राम एंड हाउ टू ज्वाइन इट। हाँ जी, ये पूजा जी आप बोले, पूजा पार्थ। हाँ जी प्लीज, पूजा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, पूजा पार्थ, आई कैन